एक बार इस मैप को देखो, ये है ऑस्ट्रेलिया, दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश। लेकिन क्या आप जानते हो, इस पूरे महाद्वीप को एक छोटे से जानवर ने घुटनों पर ला दिया था। मैं कोई शेर या शार्क की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ खरगोश की। आपको सुनने में ये बात मजाक लग रही होगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए ये एक नेशनल डिजास्टर है। वहाँ की सरकार पिछले 150 सालों से इन खरगोशों से जंग लड़ रही है। यकीन मानो, वहाँ की सरकार इनसे हार रही है। आज ऑस्ट्रेलिया में लगभग 20 करोड़ खरगोश है, यानी हर एक इंसान पर 8 से 10 खरगोश। लेकिन आपका सवाल ये होगा, इतने प्यारे से दिखने वाले ये जानवर इतने बड़े दुश्मन कैसे बन गए? और इनकी शुरुआत हुई है एक ऐसी गलती से जो आज के दौर के पॉलिसी मेकर्स के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। साल था 1859। थॉमस ऑस्टिन नाम का एक ब्रिटिश नागरिक ऑस्ट्रेलिया आता है और उस व्यक्ति को शिकार का बहुत बड़ा शौक था और उसने इंग्लैंड से 24 खरगोश मंगवाए और अपने फार्म हाउस पर छोड़ दी। उसने सोचा ये था कि थोड़े खरगोश और होंगे तो शिकार करने में मजा आएगा, और जब खरगोशों की जनसंख्या बढ़ेगी उनका शिकार करें और इनसे हमारा टाइम पास होगा। और इस व्यक्ति का एक मशहूर बयान भी था, खरगोशों को छोड़ना कोई नुकसान नहीं करेगा, बल्कि इनसे घर जैसा एहसास होगा। थॉमस को घर जैसा एहसास तो होता, लेकिन उसे पता नहीं था इन 24 खरगोशों को ऑस्ट्रेलिया की जमीन पसंद आ गई। ऑस्ट्रेलिया के पास अपनी एक अलग बायोडायवर्सिटी, वहाँ पर खरगोशों का कोई भी शिकार करने के लिए नहीं था। ना तो वहाँ पर कोई लोमड़ी थी, न कोई बड़े शिकार, जहाँ पर ये जानवर इन खरगोशों को समय समय पर खत्म करते रहे ताकि खरगोशों की संख्या ज्यादा ना बढ़े और वो जानवर इनसे अपनी भूख को मिटा सके। और वहाँ पर इकलौते जानवर थे खरगोश, तो खरगोशों ने वो किया जिसमें वो माहिर थे, रिप्रोडक्शन। और ये खरगोश धीरे धीरे इतनी तेजी से फैले 1920 तक इनकी आबादी 1000 करोड़ यानी 10 बिलियन हो गई। अब जरा इन खरगोशों के इम्पैक्ट को समझिए। खरगोश देखा होगा तो आपको पता है, ये खरगोश सिर्फ घास नहीं खाते बल्कि जमीन को खुरेद खुरेद कर जमीन को छिल देते हैं। छोटे पौधों की छाल खा जाते हैं जिससे नए पौधे उग नहीं पाते और धीरे धीरे इनका नतीजा निकला। ऑस्ट्रेलिया की उपजाऊ जमीन जिस पर आसानी से खेती होती थी, हरे भरे पेड़ उगते थे, ये जमीन धीरे धीरे बंजर यानी रेगिस्तान में बदलने लगी और इनका प्रभाव पड़ा कि वहाँ के जानवर भूखे मरने लगे। तुम सोचोगे क्या ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इन खरगोशों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया? ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इन्हें रोकने के लिए वो हर चीज जो वो कर सकते थे। ऑस्ट्रेलिया ने हजारों किलोमीटर की लंबी दीवार बना के खरगोश अंदर ना आ पाए, लेकिन खरगोशों ने उस दीवार के नीचे से सुरंग बना ली और फिर ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने बायोलॉजिकल वार शुरू की। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने मायोक्स्मा नामक का वायरस छोड़ा ताकि सारे खरगोश मर जाए। शुरू में इस वायरस से 90% खरगोश मर भी गए थे, लेकिन इस वायरस से जो भी जानवर बच गए थे उन्होंने इस वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी बना ली। अब ये जानवर सुपर बग बन चुका था। आज ऑस्ट्रेलिया के हालात ये, ऑस्ट्रेलिया इन खरगोशों को कीड़ा मानता है। वहाँ पर खरगोश पालना कई राज्यों में गैर कानूनी है, लेकिन यहाँ पर एक बात समझो, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया एक तरफ इन खरगोशों को जहर दे रहा था, वहीं दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी देश चीन। अब आप सोच रहे होंगे, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया जो इन खरगोशों को मार रहा था, दूसरी तरफ चीन जो इन खरगोशों को इंपोर्ट कर रहा था। क्या चीन कोई बहुत बड़ी गलती कर रहा था? चीन ने इस प्रकृति के दुश्मन को अपना सबसे बड़ा मसीहा बना समझते हैं। कुबूची डेजर्ट के उस एक्सपेरिमेंट को जिसने दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट के होश उड़ा दिए। एक तरफ था ऑस्ट्रेलिया जो इन खरगोशों से हार मान चुका था, लेकिन दूसरी तरफ चीन के सामने भी एक बहुत बड़ी मुसीबत थी, द कुबूची डेजर्ट। ये कोई रेगिस्तान नहीं था, ये चीन के लिए एक कैंसर की तरह 18,600 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये रेत का समंदर हर साल 5 लाख एकड़ की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। यानी हर साल ये रेगिस्तान दिल्ली जैसे 3 से 4 शहर निगल रहा था। हालात इतने खराब हो चुके थे, इस रेगिस्तान की धूल बीजिंग यहाँ तक कि दक्षिण कोरिया और जापान तक पहुँच रही। चीन की सरकार ने इस धूल को रोकने के लिए 1950 में बहुत सारी कोशिशें की, पेड़ लगाए, सैंड स्टेशन बनाए, वहाँ की करेंसी के अरबों रुपए खर्च किए, लेकिन कुदरत के आगे सब कुछ फेल हो रहा था, क्योंकि आप रेगिस्तान में पेड़ को गाड़ नहीं सकते। वहाँ की मिट्टी को बायोलॉजिकल रूप से बदलनी पड़ती है और यहाँ पर एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जिसे उस वक्त सबने पागल घोषित कर दिया और उस शख्स का नाम था बेंग बेनबिया। ये शख्स कोई साइंटिस्ट नहीं था,
वो शख्स एक बिजनेसमैन था। वो शख्स एक अजीबोगरीब रिस्क लेता है। उसने अपनी जिंदगी की सारी कमाई एक ऐसे आइडिया पर लगा दी जो सुनने में इम्पॉसिबल लगेगा। अब ध्यान से सुनो, वो शख्स क्या करता है। उसने चेकर बोर्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल की। उसने सूखी झाड़ियों को स्क्वायर की शेप में रेत पर बिछाया ताकि हवा रेत को उड़ा ना सके। और जो खाने बचे हुए थे और उन खानों के बीच में लगाए बिलो ट्री। जो बिलो पेड़ होते हैं ना, इनकी जड़ें 300 मीटर गहरी जाती है। अगर तुम इन बिलो पेड़ की साइंस को समझो, बिलो ट्री के पेड़ के पीछे की साइंस को बताता हूँ। जो बिलो ट्री होते हैं जिसे रेगिस्तान का सुपर हीरो कहा जाता है, इस पेड़ की जड़ें 300 फीट गहरी जा सकती, मतलब एक 30 फ्लोर की बिल्डिंग के जितना। और ये पेड़ वहां से पानी ढूंढ निकालता है। लेकिन ये समस्या वहां पर पेड़ लगाने से खत्म नहीं हुई कि वहीं से असली मुसीबत शुरू होती। देखिए, अगर आपको इन पेड़ों से पैसा कमाना है ताकि ये प्रोजेक्ट चलता रहे, ताकि इन चीजों से ये प्रोजेक्ट चलता रहे, तो इनकी लकड़ी को आपको पेपर इंडस्ट्री में बेचना होगा। और ये लकड़ी तभी अच्छी बनेगी जब आप समय समय पर पेड़ों की कटिंग करते रहोगे, जब आप पेड़ की नई टहनियों को समय समय पर काटते रहोगे ताकि पेड़ का मूल तना मोटा हो सके। अब सोचिए, गर्म रेगिस्तान में हजारों एकड़ में फैले हुए पेड़ों की टहनियों को हाथों से काटना कितना मुश्किल होगा। और लेबर का काम इतना महंगा था जिस कारण ये प्रोजेक्ट डूबने की कगार पर था। वो शख्स जिसने ये सब शुरू किया, उसे एक ऐसी मशीन चाहिए थी जो फ्री में काम करे और वो मशीन खुद को मेंटेन करे और इन पेड़ों को खाद भी दे। और यहीं से उस शख्स ने एक ऐसा पत्ता खेला जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उस शख्स ने याद किया ऑस्ट्रेलिया के उस दुश्मन को। अब उस आदमी ने चीन की सरकार से कहा, हमें खरगोश चाहिए। और वो भी लाखों की तादाद में। लोग उस आइडिया पर उसके ऊपर हंसने लगे। तो चेतावनी दी गई, तुम ऑस्ट्रेलिया वाली गलती को दोहरा रहे हो। इस शख्स के पास एक ऐसा मास्टर प्लान था जो ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं था। चीन ने सिर्फ वहां से खरगोश नहीं मंगवाए, उन्होंने एक पूरा इकोसिस्टम डिजाइन किया। वो खरगोश वहां पर क्या करने वाले थे? क्या वो खरगोश ऑस्ट्रेलिया की तरह चीन को भी चट कर जाते, या फिर उन खरगोशों ने कुबुची रेगिस्तान की किस्मत बदल दी? और यहाँ से शुरू होती है इसकी असली कहानी। अब चीन के सामने सवाल था कि जो जानवर ऑस्ट्रेलिया को बर्बाद कर रहे हैं, वो जानवर चीन को कैसे बचाएगा? उस शख्स ने चीन सरकार की मदद से लाखों की तादाद में खरगोश मंगवा। लेकिन यहाँ पर चीन ने ऑस्ट्रेलिया वाली गलती नहीं की। उन्होंने खरगोशों को खुले जंगल में आतंक मचाने के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि उन खरगोशों को कंट्रोल्ड इकोसिस्टम का हिस्सा बनवाया। इस रेबिट कोई आम खरगोश नहीं है, इनका फर मखमल जैसा होता है जो लग्जरी कपड़ों में इस्तेमाल होता है। अब जरा इन खरगोशों के काम को समझो। आपको याद है मैंने कहा था बिल्लों को पेड़ों को काटने की जरूरत थी। जब उस शख्स ने ऑस्ट्रेलिया के खरगोशों को याद किया था, खरगोशों को उन पेड़ों के नीचे छोड़ दिया गया। इन खरगोशों की एक आदत होती है, इन्हें पेड़ों की नई टहनी और नरम टहनियां खाना बहुत पसंद होता है। और इन्होंने वो काम मुफ्त में कर दिया जिसके लिए चीन को करोड़ों रुपए की लेबर चाहिए। खरगोश टहनियां खाते गए और पेड़ का मूल तना मोटा और कीमती होता गया। लेकिन इन चीजों की ये तो बस शुरुआत थी, असली जादू हुआ जमीन के नीचे। इन खरगोशों का जो वेस्ट था ना, यानी उनका गोबर, उसने रेगिस्तान की सूखी रेत के लिए गोल्डन फर्टिलाइजर का काम किया। और अब जहाँ रेत का समुद्र था, वहाँ पर धीरे धीरे ऑर्गेनिक खाद जमा होने लगी। और अब यहाँ पर खरगोशों की एक ऐसी खूबी काम आई जो शायद ही किसी को पता हो। साइंटिफिकली खरगोश घास को पचा तो लेते हैं, लेकिन खरगोश घास के बीजों को पेट के अंदर डाइजेस्ट नहीं कर पाते। और जो बीज होते हैं ना, वो उनके गोबर के साथ बाहर निकल जाते हैं। अब ये बीज खाद के साथ मिलकर जमीन में दब जाते हैं। अब इन चीजों का नतीजा निकलता है कि कुछ ही महीनों में वहाँ पर कुदरती तौर पर नए पेड़ उगने लगे। खरगोश ने सिर्फ पेड़ नहीं बचाए, उन्होंने रेगिस्तान के ऊपर घास की चादर बिछा दी। जिस जमीन पर एक भी तिनका नहीं उगता था, वहाँ पर अब हरियाली दिखने लगी थी। अब आप एक बात सोच रहे होंगे, खरगोश तो बहुत सारे बच्चे पैदा करता है, ये भी धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया न बन जाए? चीन ने इसका भी जुगाड़ कर रखा था। उन्होंने इसे एक जीरो वेस्ट इकोनॉमी बना दिया। हर साल करीब 30 लाख खरगोशों को फर और मीट मार्केट में बेचे जाने लगा। यानी खरगोश एक तरफ इन्वायरमेंट को सही कर रहे थे, तो हर साल वो लोग लाखों रुपए कमाने लगे। देखते ही देखते 30 सालों के अंदर ऊंची डेजर्ट का 1/3 हिस्सा यानी 6000 स्क्वायर किलोमीटर इलाका पूरी तरह हरा भरा हो गया। सी ऑफ डेथ अब सी ऑफ लाइफ बन चुका था। चीन यहीं पर नहीं रुकता है, उन्होंने इस हरियाली के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा एक ऐसा अजूबा खड़ा कर दिया जिसे स्पेस से भी देखा जा सकता। क्या है वो दौड़ते हुए घोड़े का रहस्य? चलिए अब इसे समझते हैं।
अब चीन में हरियाली आ गई, पैसा आ गया, चीन में हरियाली आने लगी, खरगोश भी आ गए, धीरे धीरे पैसा भी आने लगा। लेकिन चीन का असली मास्टर स्ट्रोक बाकी था। रेगिस्तान की सरकार सोचती है रेगिस्तान है, वहां पर धूप बहुत ज्यादा होती है, क्यों ना इस धूप को बिजली में बदल दिया जाए। और फिर चीन ने बनाया जुनमा सोलर पावर स्टेशन। अगर आप गूगल में फुबुची डेजर्ट से देखेंगे तो आपको रेत के बीचों बीच एक विशाल नीला घोड़ा दौड़ता हुआ दिखाई देगा। ये कोई आर्ट नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पैनल इमेज 6000 एकड़ में फैले हुए, ये दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पैनल इमेज है। 6000 एकड़ में फैले हुए 50,000 से ज्यादा सोलर पैनल। इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। लेकिन ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बनाया गया, इसके पीछे की इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आपको हैरान कर देगी। अब आपका सवाल, सोलर पैनल से रेगिस्तान का क्या लेना देना है? देखो, चीन का असली दिमाग यही तो है। देखो, सोलर पैनल लगाने से क्या हुआ, देखो जमीन पर सीधी धूप पड़ना बंद हो गई, जमीन की नमी का इवेपोरेशन 50% तक कम हो गया, यानी जो थोड़ा बहुत पानी वहां पर था वो पानी जमीन के अंदर ही रहने लगा। और जहाँ पर छाया और नमी होती है और वहीं पर उगती है घास। अब आते हैं वापस खरगोशों पर। जो सोलर पैनल्स के नीचे उगी हुई घास थी उसको काटने के लिए मशीनों की जरूरत नहीं पड़ी, वो सारा काम खरगोशों ने कर दिया। वहां पर फिर से खरगोशों और भेड़ों को छोड़ा गया, क्योंकि ये जानवर खाते हैं घास, सोलर पैनल्स की सफाई में मदद करते हैं, धूल को उड़ने नहीं देते हैं, और धीरे धीरे वहां की जमीन और ज्यादा उपजाऊ होने लगी। और इसे कहते हैं 3-in-1 मॉडल। बिजली भी मिल रही है और रेगिस्तान भी खत्म हो रहा और जानवरों से कमाई भी हो रही। देखो, अब डेटा की बात करते हैं। 2022 तक ये प्लांट 2.3 बिलियन किलोवाट बिजली पैदा कर चुका था। इसी कारण चीन ने 7 लाख टन से ज्यादा कोयला जलाना बंद कर दिया, मतलब करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड आसमान में जाने से रोक। आज कुबुची डेजर्ट का वो इलाका, एक समय था कि लोग प्यासे मरते थे, वहाँ पर आज लाखों की तादाद भटके भेड़े और खरगोश रह रहे हैं, एक साथ एक ही इकोसिस्टम में रह रहे हैं। लेकिन क्या ये सब इतना आसान था? क्या इतने बड़े प्रोजेक्ट्स की कोई डार्क साइड नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत जैसा देश जहां पर राजस्थान में थार का रेगिस्तान, क्या चीन के इस मॉडल से कुछ सीख सकता है? क्या फिर इसमें कोई छिपा हुआ खतरा? कुबुची डेजर्ट की ये कहानी सुनने में कथा की तरह लगती है। एक जानवर जो ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह बर्बाद कर रहा था, उसी जानवर ने चीन को हरा भरा कर दिया, या इसके पीछे कोई चीन की बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल चाल है? देखो, आज दुनिया का 40% इस डेजर्टिफिकेशन की चपेट में है। अफ्रीका का ग्रेट ग्रीन प्रोजेक्ट पिछले कई सालों से अटका हुआ है, और वहीं पर दूसरी तरफ चीन कुबुची मॉडल को एक प्रोजेक्ट बना दिया। अब वो मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के देशों से कह रहा है, हमसे टेक्नोलॉजी, हमसे खरगोश लो, हमसे सोलर पैनल लो, और इन सब चीजों को कहता है ग्रीन सॉफ्ट पावर। चीन दुनिया को दिखा रहा है जो काम अमेरिका यूरोप नहीं कर पाए वो हमने कर दिया। अब आप सबके मन में एक सवाल जरूर आया हो, ये सब इतना आसान है तो भारत राजस्थान के अंदर जो रेगिस्तान उसे हरा भरा क्यों नहीं कर देते? क्या हमारे पास खरगोश नहीं है? क्या हमारे पास विलो पेड़ नहीं? समस्या है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, क्योंकि चीन सरकार के पास इतनी पावर है, वो रातों रात 100 बुलडोजरों को भेजकर वहाँ की टीलों को बराबर कर सकती है, हजारों लोगों को वहां पर शिफ्ट कर सकती है और एक सख्त इकोसिस्टम थोप सकती है। लेकिन भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां हर इंच जमीन पर हजारों स्टेक होल्डर्स है, और वहां पर ये अप्रोच इतनी आसान नहीं होती। और दूसरी बात है खर्च। चीन ने इस छोटे से टुकड़े को हरा भरा करने के लिए $40 मिलियन से ज्यादा खर्च किए हैं। चीन को अब इसका फायदा बिजली और खरगोश के फर से मिल रहा है। बिना सोचे समझे ऑस्ट्रेलिया ने नेचर को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ चीन ने इसे मैनेज किया एक बिजनेस मॉडल की तरह। देखो, ऑस्ट्रेलिया में खरगोश एक शराब है क्योंकि वहाँ पर खरगोश आजाद है, और दूसरी तरफ चीन के लिए खरगोश वरदान है क्योंकि वहाँ पर वो खरगोश काम कर रहे हैं। अगली बार जब आपको कोई खरगोश दिखे तो याद रखना वो सिर्फ एक जानवर नहीं है। अगर यही चीज सही हाथों में जाती है तो ये एक इको वॉरियर है। कुबुची डेजर्ट ने ये मैसेज दिया, प्रकृति के साथ लड़ो मत, उसे पार्टनर बना लो। क्या भारत को भी राजस्थान के लिए कुछ ऐसा ट्राई करना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।